हेलो साथियों, सिया चंद्रा ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम एक नए सेशन की शुरुआत करेंगे। बीटीसी प्रथम सेमेस्टर का जो टीचर्स ट्रेनिंग अवलोकन लगा हुआ है, उसका आज हम लोग तीसरा पार्ट, आज हम लोग तीसरे नंबर की फाइल कैसे बनाई जाएगी उसके विषय में हम सभी आज सीखेंगे और बड़े ही सरल भाषा में हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है सामूहिक सामुदायिक सहभागिता। तो पिछले के दो वीडियो जो हमने बनाए थे, अगर आपको उसको जानना है तो हमारे YouTube चैनल पर वो दिया गया है। बाकी उसका PDF अगर प्राप्त करना है तो हमारे सिया चंदा ट्यूटोरियल जो प्लेटफॉर्म है हमारा, वो उसके टेलीग्राम चैनल पर आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन में। तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा आज का जो सेशन है वो है सामूहिक सामुदायिक सहभागिता। तो दोस्तों, ये जानते हैं कि जो सामूहिक सामुदायिक सहभागिता, इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ ये होता है कि विद्यालय एक सामाजिक संस्था है और बिना जन सहयोग के, बिना लोगों के सहयोग से, बिना ग्रामीणांचल के सहयोग से, बिना प्रधान के सहयोग से, बिना एसएमसी अध्यक्ष के सहयोग से विद्यालय चलायमान अवस्था में नहीं रहेगा। जब तक सारे लोग मिल करके विद्यालय के प्रति समर्पित रहेंगे तभी हमारा विद्यालय चल पाएगा। जो हमारा दायित्व है वो हम निभाएं, जो एक एसएमसी अध्यक्ष का दायित्व है वो उस कार्य को करे, जो प्रधान का नैतिक दायित्व है वो करे, जो एसएमसी अध्यक्ष का कार्य है वो करे। ऐसे ऐसे कई खंडों में जो हमारे शिक्षा कार्य चल रहा है उसको बांटा गया है। तो जब सारे लोग मिल करके इन सारे नियम का पालन करेंगे तो ऑटोमेटिक विद्यालय व्यवस्था जो है एक नंबर की हो जाएगी और जो हमारा लक्ष्य है उसको हम हासिल कर लेंगे। आज का जो इस समय जो हमारी सरकार की नीति है वो निपुण भारत को लेकर के है और निपुण भारत को लेकर के एक बहुत ही सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और इस पर जो है सारे अध्यापक मिलकर मेहनत भी कर रहे हैं और हम लोगों ने रिजल्ट भी दिया हुआ है इस पे। तो ज्यादा उधर नहीं जाते हुए हम लोग अपने सीधे टॉपिक पे आते हैं। और दोस्तों, हमारा जो आज का जो सेशन है वो है सामूहिक सामुदायिक सहभागिता। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। आप देख सकते हैं ये आज का हमारा टॉपिक है, सामूहिक सामुदायिक सहभागिता। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। ये हमारी कवर फाइल होगी, ऐसे ही कवर फाइल बनेगी या इससे बेटर अगर बना सकते हैं तो बना सकते हैं आप। फिर इसका जो टॉपिक है वो है कि सामूहिक सामुदायिक सहभागिता। थोड़ा सा इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर लिया जाए। ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है मैंने कि विद्यालय एक सामाजिक संस्था है। जाहिर सी बात है, यहाँ सब सारे पूरे गांव के लोगों का आना जाना रहता है। विद्यालय एक सामाजिक संस्था है जहां सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यालय को उस समुदाय के साथ जहां वह स्थित होता है उससे मिल करके काम करना होता है। जिस विद्यालय में हमने शिक्षा कार्य किया वहां सरकार द्वारा बनाई गई समितियों द्वारा सामुदायिक कार्य हो रहा था, जिसमें अनेक प्रकार की समितियां थी। पहले शिक्षा के संचालन हेतु औपचारिक रूप से ग्राम शिक्षा समिति होती थी जो प्राय निष्क्रिय होती थी, लेकिन जब विद्यालय में ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होती है, साथ ही विद्यालय में पिछले वर्ष से अभी तक हर माह अभिभावक शिक्षण संघ पीटीए और मातृ शिक्षक संघ एक ब्लॉक स्तर की समिति बनाई गई। आप इसको हम थोड़ा सा आपको हाईलाइट करना चाहेंगे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अभिभावक शिक्षक संघ और मातृ शिक्षक संघ ये बहुत ही अहम रोल करता है। दो साथियों, ये आप देख सकते हैं
इसका अभिभावक शिक्षक संघ और मातृ शिक्षक संघ, अभिभावक शिक्षक संघ और मातृ शिक्षक संघ मतलब क्या होता है? पीटीए और एमटीएस को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। हर माह जो है पीटीए और एमटीए की बैठक कराई जाती है और इसमें यह बताया जाता है कि माँ बाप को बुलाया जाता है, जिनके जिनके बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनको बुला करके उनके बच्चों की जो प्रगति रिपोर्ट होती है, जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, उसके बारे में बच्चे को बताया जाता है, उनके गार्जियन को बताया जाता है कि आपका बच्चा अभी किस चरण को प्राप्त किया है, किस इसके अंदर क्या कमी है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, उसका एक्टिविटी कैसी है, उसका क्लास में व्यवहार कैसा है, बहुत सुस्त तो नहीं रहता है, आखिर सुस्त है तो फिर किस कारण से है, उसके पास कॉपी है कि नहीं है, कलम है कि नहीं है, पेन है कि नहीं है, पेंसिल है कि नहीं है, ये सारी चीजें जो भी उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में जो जितनी भी चीजें यूज करता है उनसे संबंधित जितनी भी सामग्रियां होती हैं उसके पास है कि नहीं है। और बच्चा अगर उसका स्टैंडर्ड लेवल का है तो उसके लिए माता पिता को बधाई देना, उनका मनोबल बढ़ाना कि वो अपने बच्चे को, हाँ एक सबसे इसका मेन हम तो बताना भूल ही गए, मेन इसका टॉपिक ये है कि बच्चा अगर स्कूल नहीं आ रहा है तब भी उसकी बात वहां रखी जाए कि क्या कारण बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है और विद्यालय की खूबियों को बताया जाए ताकि वो माता पिता प्रेरित हो सके और बच्चे को डेली स्कूल भेजें। तो इसका यही पीटीएमटीए का लक्ष्य है। बाकी आगे बढ़ते हैं। एक ब्लॉक स्तर की समिति बनाई गई है। शिक्षा सामुदायिक सहभागिता के लिए प्रबंध शिक्षा समिति की बैठक भी हर माह विद्यालय में होती है, जो पिछले वर्षों से चली आ रही है। इन समितियों को अपने अलग अलग कार्य होते हैं, अपने अपने उद्देश्य होते हैं, अलग अलग क्रियाकलाप होते हैं जो हमने विद्यालय में सीखा। इन समितियों को, हाँ, समितियों द्वारा बनाई गई उद्देश्य कार्य निम्नलिखित प्रकार से है। अब ये समिति का उद्देश्य क्या है, इसके कार्य क्या है, इसको हम लोगों ने अच्छे से पॉइंट आउट किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। ये देखिए, ग्राम शिक्षा समिति, इसमें कौन कौन शामिल होते हैं। इसमें साथियों आप देख सकते हैं कि एक अध्यक्ष नामित होता है और उसके 3 सदस्य होते हैं, एक सदस्य सचिव होता है और इनके क्या रोल हैं वो हम आपको बारी बारी से बताएंगे। अध्यक्ष कौन बनेगा पहले आप ये जानिए। एसएमसी अध्यक्ष इसको बोलते हैं। एसएमसी अध्यक्ष ग्राम पंचायत अथवा नगर पंचायत का जो प्रधान होता है वो इसका अध्यक्ष बना जाएगा। कौन बना जाएगा? अध्यक्ष जो होता है, सॉरी एसएमसी यहाँ की बात नहीं होगी, अध्यक्ष। ग्राम शिक्षा समिति जो अध्यक्ष बनाया जाएगा वो विद्यालय द्वारा, ग्राम पंचायत अथवा नगर पंचायत जो प्रधान होगा। बाकी 3 सदस्य आएंगे, उसमें क्या होगा, छात्रों के 3 संरक्षक जिसमें एक महिला का होना निश्चित है, आवश्यक है। ऐसे गार्जियन ही उसमें चयनित होंगे जिनके बच्चे वहां पे पढ़ रहे होंगे। बाकी और 2 पुरुष 1 महिला, ये फिक्स है, कम से कम 1 महिला का होना निश्चित है। अगला है कि सदस्य सचिव। सदस्य सचिव कौन बनेगा? स्कूल के जो प्रधानाध्यापक होंगे या प्रभारी प्रधानाध्यापक होगा, बेसिक स्कूल का जो प्रधानाध्यापक, 1 से अधिक स्कूल की दशा में वरिष्ठ प्रधानाध्यापक, यानी कि वरिष्ठ प्रधानाध्यापक। 1 से स्कूल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक ही कैंपस में एक ही फील्ड में 2 विद्यालय चल रहा है, यानी कि प्राइमरी और जूनियर दोनों। प्राइमरी में 1 से 5 हो गया, जो और कंपोजिट, अब तो उसका नाम कंपोजिट हो गया 6, 7, 8 का, तो दोनों अगर मर्ज कर दिया गया है, अगर सड़क उस पार 6, 7, 8 है, सड़क इस पार प्राइमरी है या फिर दूर दूर है, तब तो उसके हेडमास्टर अलग होंगे, इसके हेडमास्टर अलग होंगे। लेकिन एक ही कैंपस में अगर दोनों विद्यालय चल रहे हैं, प्राइमरी और जूनियर, तो दोनों को मर्ज कर दिया गया, उसका नया नाम रख दिया कंपोजिट विद्यालय। तो उसमें से जो सीनियर प्रधानाध्यापक होंगे, यानी कि जो जूनियर का हेडमास्टर होगा, वही जो है
जो वरिष्ठ होगा वही उसका हेडमास्टर बनता है, यानी प्रधानाध्यापक बनेगा। तो यहाँ पर इसका मतलब यही हुआ, वरिष्ठ प्रधानाध्यापक, जो दोनों में सीनियर होगा वही बनेगा। फिर क्या होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ग्राम शिक्षा समिति के कार्य क्या है। अच्छा, ग्राम शिक्षा समिति का इतना महत्वपूर्ण रोल होता है कि मैं आपको यहाँ पॉइंट आउट मैंने किया हुआ है, आप ध्यान से इसको देखिए कि इसकी जो कार्य होते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना, नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है समिति का, क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज यही है। बेसिक में सबसे बड़ा चैलेंज नामांकन और ठहराव। कहीं कहीं स्थिति क्या है कि प्राथमिक विद्यालय में 7 अध्यापक 8 अध्यापक हो गए हैं, पता लगा संख्या है 45-46, तो सरकार उस पर भी अंकुश लगा रही है फिलहाल। अच्छा, एक ही विद्यालय 1 किलोमीटर के दायरे में अगर 13 विद्यालय 8 विद्यालय को मान्यता दे दी जाएगी तो क्या इसे बच्चे कहाँ से आएंगे? सबसे बड़ा चैलेंज यही है। इसमें शिक्षा की कोई गलती नहीं है। आप देख सकते हैं नामांकन एवं ठहराव। अच्छा, कहीं कहीं क्या है कि नामांकन पता चला कि 90 हो गया, बच्चे आ रहे हैं 40-35, तो उनका ठहराव नहीं हो पा रहा है। कि मतलब हम लोग को ग्रामीणों का विश्वास जीतना होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसी कौन सी प्रक्रिया, ऐसी कौन सी विधि अपनाई जाए कि हम ग्रामीणों यानी जन सहभागिता, जन सामुदायिकता से और विद्यालय से डायरेक्ट संबंध बन सके और उनका विश्वास जो है विद्यालय के प्रति जागृत हो सके। उसमें सबसे अच्छा रोल यही है कि हमको उनके प्रति उदार रवैया अपनाना पड़ेगा और अपने कर्तव्य निष्ठा को जगाना होगा। अपनी जो हमारी असली रोल है, जिसके लिए हम नियुक्त हुए हैं, हालांकि इस समय हम लोग विभागीय कार्यों से उलझ चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा समय नहीं दे पाते बच्चों को। फिलहाल संबंध अच्छा बनाना पड़ेगा, मेन इसका कहने का मेरा यही उद्देश्य है। दूसरी चीज है कि विकलांगों, बालिकाओं एवं अवांछित वर्ग के बच्चों का नामांकन करना। यानी किसी गांव में अगर कोई विकलांग या दिव्यांग बालक है या बालिका है, और या फिर अवांछित जो विद्यालय, जो मतलब एकदम निकृष्ट क्राइटेरिया से आते हैं, जो एकदम निरक्षर हैं, या फिर जो पढ़ाई छोड़ दिए हैं, आउट ऑफ स्कूल हो गए हैं, उन सारे बच्चों का नामांकन करना, उनको खोजना, उनका सर्वे करना, उनको खोज के लाना और उनका भी नाम लिखना, विद्यालय से उनको जोड़ना, ये हमारा ग्राम समिति का दूसरा कार्य होता है। अगला कार्य है कि विद्यालय हेतु भौतिक संसाधन जुटाना। यानी विद्यालय में क्या जरूरत है, जैसे मान लीजिए विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था कराना, शौचालय की व्यवस्था कराना, विद्यालय में जो है कि पंखे की व्यवस्था कराना, या फिर विद्यालय में अगर विद्यालय जर्जर अवस्था में आ गया है तो उसका नव निर्माण करवाने में मदद करवाना या आप एप्लीकेशन लगवाना, उस बड़ा अच्छा रोल इसमें मतलब ये भी रहता है, उसमें एक अंग है। और अगला पॉइंट है कि भवन निर्माण एवं मरम्मत कराना, ये तो आप समझ ही रहे हैं। अगला पॉइंट है कि वित्तीय संसाधनों को जुटाना एवं उसका सदुपयोग सुनिश्चित करना। यानी जो मद आता है, सरकारी मद पैसा आता है, या फिर लोगों का जो बहुत लोग चंदा भी देते हैं, तो उन पैसों का कहाँ इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है, किस दशा में करना है, उन सारे लेखा जोखा का जो पूरा हिसाब होता है, उसका वही ग्राम शिक्षा समिति के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा ये निर्धारित किया जाता है कि कौन सी चीज की कहाँ कितना यूज करना है। अगला पॉइंट आता है कि पोषाहार एवं पुस्तकों का वितरण करना। पोषाहार, जो आंगनबाड़ी में बच्चे पढ़ रहे हैं और उनके लिए राशन आता है, और मतलब वो सारी चीजों का जो उनके लिए जो जितनी भी जरूरतमंद की चीजें सरकार द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, उन सारी चीजों का चाहे पुस्तक हो या पोषाहार हो, खाने पीने का, ये सारा सामान जो है उसका सही तरीके से वितरित, उनकी निगरानी में वितरित करवाई जाए, ताकि सारे बच्चों को आसानी से पहुंच सके, उसमें किसी प्रकार का गड़बड़ घोटाला न होने पाए। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा कि इसके अतिरिक्त क्या काम है।
इसके अतिरिक्त अध्यापक की समस्याओं का निराकरण करने तथा शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु भी ग्राम शिक्षा समिति अपना योगदान दे करती है। ग्राम शिक्षा समिति की बैठक प्रत्येक माह की 3 तारीख को होती है। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा अब इसमें एक चेंज हो गया है, इसमें एक चेंज हो गया। जो हमने यहाँ 3 तारीख लिखा हुआ है, ये 3 तारीख, अब ये क्या है कि महीने का जो पहला बुधवार आएगा, जो महीने का पहला बुधवार आएगा उस डेट पर इसका जो है मीटिंग किया जाता है। और अगर 3 तारीख को भी होता है, जैसा बीच बीच में निर्देश आता रहता है। अगला है कि विद्यालय प्रबंध समिति। विद्यालय प्रबंध समिति का गठन 15 सदस्यीय विद्यालय प्रबंध समिति में 11 सदस्य विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता होंगे। ध्यान देने वाली बातें हैं। 15 सदस्यीय विद्यालय प्रबंध समिति में से 11 सदस्य विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता होंगे, जिसमें से 50% महिलाएं होती हैं तथा एक सदस्य कौन होगा? एससी का होगा, एसटी का होगा, ओबीसी का होगा। तथा शेष 4 सदस्य जो होंगे, तथा शेष 4 सदस्यों में से निम्नलिखित लोग शामिल होंगे। कौन कौन शामिल होगा? पहला होगा कि स्थानीय अधिकारी। दूसरा कौन होगा? निर्वाचित सदस्यों में से एक सदस्य। तीसरा होगा सहायक नर्स पदाधिकारी। और उसके बाद होता है निर्वाचित एवं मिडवाइफ, इसको यही बोलते हैं हम लोग सहायक, जो एएनएम इसको हम लोग बोलते हैं। तो फिर एक आते हैं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट एक लेखपाल, विद्यालय का जो लेखपाल होता है। फिर उसके बाद एक प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापिका जो भी है उस महाविद्यालय में, इस समिति का पदेन सदस्य सचिव होता है। और उसके बाद दोस्तों विद्यालय प्रबंध समिति के क्या काम होते हैं उनको भी हम जान लेते हैं। कि विद्यालय भवन की मरम्मत एवं रखरखाव कराना, विद्यालय में समस्त प्रकार के निर्माण कार्य जैसे विद्यालय भवन, अतिरिक्त कक्षा का शौचालय, पेयजल की व्यवस्था आदि। उसके बाद आता है कि विकास अनुदान और विद्यालय विकास अनुदान, शिक्षक अनुदान, विद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए यूनिफॉर्म उपलब्ध कराना, मध्याह्न भोजन की नियमितता एवं गुणवत्ता का ध्यान रखना। ये इन चीजों का तो सर अब तो जो है सीधा डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट आपके खाते में 1200 रुपए जा रहा है। इसमें से जो यूनिफॉर्म वगैरह आ रहा है, जूता मोजा, ये सब जो है 1200 रुपए आपको खाते में चला जाएगा। उसी से आप अपना बस्ता, कपड़ा, जूता मोजा, स्वेटर वगैरह जितनी भी चीजें आती हैं सब उसी 1200 में आपको खरीदना होगा। अब सीधा अब किसी प्रकार की इसमें कोई शिथिलता नहीं दिखाई जा रही, सीधा आपके खाते में पैसा जाएगा, वहां से पैसा रिसीव करके अपना सामान खरीद लीजिए। और क्या है कि अभिभावक शिक्षक संघ, अभी हमने पूर्व में इसकी चर्चा हम लोगों ने किया हुआ था। अभिभावक शिक्षक संघ क्या है तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अध्यापक द्वारा किए गए केवल घर के दौरे पर्याप्त नहीं है, अभिभावकों को भी बच्चों की शिक्षा में रुचि लेनी चाहिए। इसका मतलब यही है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास में ये जरूरी नहीं केवल अध्यापक ही पढ़ाए, उसमें माता पिता का भी रोल होना चाहिए। अभिभावकों को भी बच्चों की शिक्षा में रुचि लेनी चाहिए, उन्हें बच्चों की शैक्षिक और मूल समस्याओं का भली भांति पता होना चाहिए। अतः बच्चों के सर्वांगीण विकास में अभिभावक एवं अध्यापक सहायक सिद्ध होते हैं। ये इस टॉपिक में था। और अगला टॉपिक है कि अभिभावक शिक्षा संघ की क्रियाकलाप। इसमें क्या होता है कि अभिभावक और शिक्षा संघ जो बनाया गया है उनसे आपस में क्या तालमेल होना चाहिए, उस पे है कि बच्चों की प्रगति पर चर्चा करना। आप जो है एसएमसी बैठक करवा रहे हैं या फिर एमटीए पीटीए चाहे जो भी मीटिंग करवा रहे हैं, उस पर आप मूल रूप से क्या चर्चा करेंगे, किस टॉपिक चर्चा करेंगे, वो टॉपिक भी यहाँ पे दे दिया गया है कि बच्चों की प्रगति पर चर्चा करना,
बच्चों की शैक्षिक एवं व्यक्तिगत समस्या पर चर्चा करना, हल निकालना, विद्यालय में त्योहारों को मनाना तथा ऐसे मौकों पर अभिभावकों को आमंत्रित भी करना, इन सारी चीजों का, छोटी छोटी चीजों का आप इसमें संकलन कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, अभिभावक शिक्षा संघ के उद्देश्य, उसका उद्देश्य क्या है, विद्यालय और अभिभावकों के बीच की दूरी को समाप्त करना है। विद्यालय और अभिभावक की जो बीच की गैपिंग हो गई थी, इतना अच्छा हमारा व्यवहार होना चाहिए, हमारे स्टाफ का हमारे बच्चों के प्रति एकदम मातृत्व लगाव होना चाहिए, एक पितृत्व लगाव होना चाहिए, एक भावनात्मक लगाव होना चाहिए, ताकि बच्चा जो है बेझिझक, अगर वो अपनी माँ बाप से कोई बात नहीं कह पा रहा, हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि बच्चा बिना डरे हुए हम अपने मन की बात हमसे आकर कह दे, यानी टीचर से आकर कह दे, समझिए कि एक हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो वही इसमें दिया गया कि विद्यालय अभिभावक के बीच की दूरी को समाप्त करना, अभिभावकों को बच्चों की वास्तविक स्थिति से अवगत कराना, अगर उनके बच्चे के अंदर कुछ कमी है तो भी बताना, अच्छाई है तो भी बताना, अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक करना, विद्यालय के भौतिक परिवेश एवं साज सज्जा में सहयोग प्राप्त करना, नामांकन एवं नियमित उपस्थिति में सुधार। यहाँ फिर नामांकन की बात हो रही है, समझिए नामांकन इस समय चैलेंज हो गया है बेसिक शिक्षा परिषद के लिए, नामांकन एवं ठहराव, जहां देखिए इसी टॉपिक चर्चा हो रही है। अगला है मातृ शिक्षक संघ MTA। इस मातृ शिक्षक संघ में PTA से बड़ा रोल इनका है, केवल कहने भर के हैं मातृ शिक्षक संघ, लेकिन ये समझिए कि मुखिया हैं। इनका क्या काम है, माना जाता है कि पिता की अपेक्षा माँ बच्चों से अधिक नजदीक होती है। इसी उद्देश्य से विद्यालयों में मातृ शिक्षक संघ यानी MTA की बैठकों का आयोजन किया जाता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि कहीं कहीं होता है कि ग्रामीणों में कि पिताजी बाहर रहते हैं, क्या काम पे चले जाते हैं, और ग्रामीण परिवेश से जुड़े होने के कारण वो सुबह सुबह अपना धंधे पानी करने चले जाते हैं। तो माँ जो होती है वो दिन भर घर पे घरेलू काम करती है और घर पे रहती है, तो माता को जो है आसानी से बुलाया जा सकता है विद्यालय पर, और उनसे बेझिझक उनकी बात को रखा जा सकता है बच्चों से संबंधित। तो माँ जो है बड़ी आसानी से बच्चों को कन्विंस भी कर सकती है, इसलिए इसी उद्देश्य से जो है MTA का गठन किया गया था। उसके बाद मातृ शिक्षक संघ के क्रियाकलाप, इसमें क्या रहता है, MTA में क्या क्या आएगा कि बच्चों की शैक्षिक एवं व्यक्तिगत क्रियाकलापों से अवगत कराना, बच्चों की प्रगति पर ध्यान केंद्रित करना, बच्चों और माताओं के साथ विभिन्न प्रकार की प्रगति प्रतियोगिता आयोजित कर उन्हें बच्चों के समीप लाना, ये MTA में आ गया, क्रियाकलाप MTA का था। और मातृ शिक्षक संघ के उद्देश्य क्या है, मातृ शिक्षक संघ का उद्देश्य क्या है बुलाने का, कि बच्चों को साफ सुथरे ढंग से विद्यालय भेजें और या उन्हें लाएं, उनकी वेशभूषा स्वच्छ हो, उनके बाल कटे हो, नाखून कटे हो, कपड़े उनके स्वच्छ हो, सफाई से वो विद्यालय आए। और कभी कभी क्या होता है, कॉन्वेंट स्कूल में देखते हैं माता पिता जाते हैं विद्यालय में, बस आएगी, बस को वहां तक बस तक छोड़ने जाएंगे, फिर उनको रिसीव करने जाएंगे, और उसका जस्ट उल्टा हमारे यहाँ वही बच्चा अगर नाम कटाकर रिसीव चला आएगा, तो इतना भी गार्जियन नहीं ध्यान देते हैं, मतलब कि हमारा बच्चा स्कूल में उसको कॉपी है कि नहीं, कलम है कि नहीं, रबर है नहीं, ये तो दूर की बात है छोड़ने पहुंचाने वाला, इतना नहीं ध्यान देते हैं कि मतलब हमारे बच्चे को क्या दिक्कत है। एक कॉपी में वो पूरा वर्ष पढ़ लेता है और एक ही कॉपी में हिंदी अंग्रेजी गणित तीनों पढ़ लेता है, ये स्थिति है। क्योंकि मैं जमीन से वहां से जुड़ा हुआ कृषि विभाग में, मैं स्थिति से भली भांति परिचित हूँ, इसलिए मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये, लेकिन मातृ शिक्षा संघ का उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा बच्चा, उसके पास उसका बैग चेक कर लीजिए, उसके बैग में जो है सारी किताबें हैं कि नहीं है, किताबें अगर फट गई हो तो उसको मेंटेन करा दे, कौन सी कॉपी नहीं है, पेंसिल है कि नहीं है, रबर है कि नहीं है, ये सारी चीजें जो है, हमारा बच्चा नहाया है कि नहीं नहाया है, बाल कटा हुआ कि नहीं कटा हुआ है, ये सारी चीजें जो है एक माँ का महत्वपूर्ण रोल होता है। उनको चाहिए कि हम अपने बच्चे को अपडेट करके विद्यालय भेजें, इसीलिए MTA और PTA का गठन, उसके बारे में हर माह चर्चा की जाती है।
फिर क्या है आगे कि हमारे विद्यालय में समितियों बैठकों की स्थिति। तो यहाँ क्या होगा कि जैसा कि हमने आगे के पृष्ठों में सभी समितियों और बैठकों के क्रियाकलापों का गठन, उद्देश्य आदि के बारे में बताया, इन सभी समितियों और बैठकों से विद्यालय और बच्चों का विकास होता है। यहाँ एक प्रकार से आप समालोचना, जो आपको समालोचना लिखना होता है, उसकी चर्चा आप यहाँ करेंगे। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए विद्यालय में गत वर्षों से समितियों और बैठकों का आयोजन होता रहा है। विद्यालय हर माह ग्राम शिक्षक समिति, प्रबंध शिक्षक समिति, मातृ शिक्षक संघ की बैठक, अभिभावक शिक्षक संघ की बैठक, ये सारी बैठकें होती आ रही हैं। प्रधानाध्यापक से चर्चा करने पर हमें पता चला कि इन समितियों के माध्यम से प्रधानाध्यापक स्कूल की समस्या से अवगत कराते हैं। जैसे अभी हाल के ही जो प्रबंध शिक्षक समिति के माध्यम से विद्यालय में एक कक्षा कक्ष की मरम्मत हुई। जब मैं उस समय टीचिंग कर रहा था, अवलोकन कर रहा था, तो उस समय एक हाल का निर्माण किया गया था, एक कक्षा कक्ष का, उस पर मैंने चर्चा किया हुआ है। तो अगर आपको ट्रेनिंग के दौरान कुछ अगर नया विद्यालय में कोई कार्य हो रहा है तो उसकी चर्चा आप इसमें आप कर सकते हैं। फिर ये है कि इसमें मातृ शिक्षक संघ और पितृ शिक्षक संघ MTA PTA की बैठक भी हर माह होती है। अभिभावक बच्चों की समस्याओं को सुनते हैं, पर शिक्षक प्रत्येक बच्चे के अभिभावकों को बुलाकर उसके प्रगति और समस्याओं के बारे में बताते हैं। हम कह सकते हैं कि विद्यालय में सभी समितियों बैठकों की वर्तमान स्थिति अच्छी है और सभी अच्छी तरह से क्रियान्वित हो रही है। ये दोस्तों, ये आज का हमारा टॉपिक था। और तीसरा जो आज का सेशन था, सामुहिक समुदाय सहभागिता, ये उसका एक छोटा सा प्रयास हमने आपके बीच रखा। इसके माध्यम से आप आसानी से आप तीसरे नंबर की फाइल का निर्माण कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ आप इससे बेहतर कर सकते हैं तो आप उसमें अपना मैटर जोड़ सकते हैं। और ये जितना भी वीडियो है, अगर आपको प्राप्त करना है तो आप हमारे सिया चंद्रा ट्यूटोरियल टेलीग्राम चैनल पर जाके वहां से प्राप्त कर सकते हैं। PDF में आपको मिल जाएगा। और मिलते हैं फिर दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।